गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग प्रतिरोध के बारे में कुछ और जानेंगे। इसके पहले हम जान चुके हैं कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये सब हम जान चुके हैं। आज हम जानेंगे कि प्रतिरोध को जोड़ा कैसे जाता है, या प्रतिरोध, सबसे पहले तो ये जानेंगे प्रतिरोध हमें दिखता कैसे। आज तक हम देखते आए हैं कि प्रतिरोध को हम लोग इस तरह से चिन्हित करते हैं। ये जो हम दिखा रहे हो, ये जो देख रहे हो, ये क्या है? ये प्रतिरोध का चिन्ह है। लेकिन जो बाज़ार में प्रतिरोध हमें मिलता है वो असल में दिखता कैसे है? अगर ध्यान से देखो तो बाज़ार से प्रतिरोध मिलता है वो असल में दिखता है इस रूप में। ये देखो, यहाँ 3 प्रतिरोध अलग अलग, ठीक है। तो बाज़ार से प्रतिरोध मिलता है वो इस रूप में दिखता है। यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ कुछ कलर बने हुए हैं, यहाँ गोल्डन है, यहाँ ब्राउन है, यहाँ ग्रीन है। तो इन कलरों की मदद से हम लोग प्रतिरोध का मान कितना ये निकाल सकते हैं, जो तुम लोग क्लास 11 में जाकर पढ़ोगे, जब साइंस लेके पढ़ोगे तब। अभी के लिए सिर्फ तुम्हें यही जानना है कि प्रतिरोध को, ये जो बाज़ार में जो प्रतिरोध मिलते हैं, ये तुम्हारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उन सब में इन प्रतिरोधों का इस्तेमाल होता है। उन प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है आज हम ये जानेंगे, ठीक है। तो ध्यान दो, प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम में और एक समानांतर क्रम में। तो सबसे पहले हम लोग श्रेणी क्रम के बारे में जानते हैं। श्रेणी यानी सीरीज का मतलब ये है कि एक प्रतिरोध जहाँ ख़त्म, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ ख़त्म हुआ, एक प्रतिरोध शुरू हुआ और यहाँ ख़त्म हुआ, जहाँ ख़त्म हुआ वहीं पे एक दूसरा प्रतिरोध जोड़ा गया, ठीक। ये दूसरा प्रतिरोध जहाँ ख़त्म हुआ वहीं पे एक तीसरा प्रतिरोध जुड़ा हुआ, ठीक है। तो जब इस तरह से एक प्रतिरोध शुरू हुआ, जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पे जब एक और प्रतिरोध जोड़ते हैं तो उसी को बोला जाता है श्रेणी क्रम या सीरीज में जोड़ना, ठीक है। तो अगर सीरीज में जोड़ा जाता है तो क्या होगा ये हम जानेंगे। अब ध्यान दो, यहाँ मैंने एक सर्किट बनाया हुआ है, एक तार के ज़रिए इन तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यहाँ पे एक बैटरी लगाया गया है। बैटरी से क्या होगा, बैटरी जब जोड़ा जाएगा और यहाँ पे एक स्विच है, इस स्विच को जब ऑन किया जाएगा यानी कनेक्ट किया जाएगा तब क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो करेगा प्लस से माइनस की तरफ। बैटरी का प्लस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे है। यहाँ पे कौन जाएगा? इलेक्ट्रॉन किस तरफ आएगा? इलेक्ट्रॉन माइनस आवेशित होता है तो इलेक्ट्रॉन बैटरी के प्लस ध्रुव की तरफ आएगा। और हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में करंट का प्रवाह होता है, तो करंट बैटरी के प्लस ध्रुव से निकल के माइनस ध्रुव में आएगा। तो ये जो करंट आई है वो इस प्रतिरोध R1 से भी गुजरेगा, इस प्रतिरोध R2 से भी गुजरेगा, इस प्रतिरोध R3 से भी गुजरेगा, ठीक। अब हमें इसके पहले जब तुम लोगों ने पढ़ा था कि विभांतर किसे कहते हैं या विभव किसे कहते हैं, विभव के बाद मैडम ने तुम्हें पढ़ाया था विभांतर किसे कहते हैं। तो विभांतर में तुम्हें मालूम है जब प्रतिरोध, इस प्रतिरोध के कारण जब करंट इस बिंदु से इस बिंदु में जाने की कोशिश करेगा तो उसे एक रुकावट मिलेगी, उसे एक बाधा मिलेगी। जब बाधा मिलेगी तो इस बिंदु का विभव और इस बिंदु के विभव में एक अंतर आएगा। कौन सा ज़्यादा होगा? ये वाला ज़्यादा होगा और ये वाला कम होगा, क्योंकि यहाँ पे तो उसे बाधा नहीं मिल रही, यहाँ से यहाँ तक बाधा कहाँ मिल रही? इसके बाद बाधा मिल रही है, यानी एक रुकावट मिल रही है। यानी ये जो अंतर, ये जो विभव का अंतर हो रहा है, यानी यहाँ पे विभांतर होगा। और विभांतर हमने ओम्स लॉ में क्या सीखा है? V = IR, V = IR। ये विभव जो है, पोटेंशियल जो है, ये निर्भर करता है किसके ऊपर? R के ऊपर, ठीक। यानी R का मान जितना ज़्यादा होगा, R का मान जितना ज़्यादा होगा उसका विभांतर भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक। अगर इस R का मान इस R से ज़्यादा है तो इस R के विभव का अंतर भी ज़्यादा होगा। इस R का मान अगर इस R से ज़्यादा है तो इसके विभव का मान इससे ज़्यादा होगा, ठीक। तो ये हम प्रयोग करके देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। अब ध्यान दो, अब यहाँ देखो, यहाँ मैंने एक सर्किट बनाया हुआ है। ये रहा बैटरी, ये जो बैटरी है यहाँ पे हमारा ये बैटरी है। यहाँ देखो तार से ये जा रहा है, यहाँ तार से जाके ये रहा पहला रेजिस्टेंस R1, ये दूसरा रेजिस्टेंस R2, ये तीसरा रेजिस्टेंस R3। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं R1, R2 और R3 का मान कितना है। सबसे पहले मान देख लेते हैं। ये रहा मेरा मल्टीमीटर, इसको रेजिस्टेंस पे सेट कर लिया है। अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं R1 का मान कितना है, ठीक। R1 का मान देखो है 332, इसे लिख लेते हैं। R1 का मान है 332 और यूनिट तुम्हें मालूम है ओम, ठीक। R2 का मान देखते हैं। R2 का मान दिखा रहा है 224, इसे लिख लेते हैं। R2 का मान है 224
24 ओम, और R3 का मान देखते हैं 680 आ रहा है। ठीक है, तो R3 का मान हम लिखते हैं 680 ओम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सर्किट क्या हुआ है, स्विच के ज़रिए जुड़ेगा, तो स्विच के लिए मैंने क्या किया हुआ है, एक क्लिप लगा के रखा है। अब जैसे ही हम इसको यहाँ से जोड़ेंगे, जैसे ही हमने इसको जोड़ा तो क्या हो गया, सर्किट हो गया कंप्लीट, सर्किट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, फिर से जोड़ देता हूँ ठीक से, ये हो गया तुम्हारा सर्किट कंप्लीट। ठीक है, अब सर्किट हो गया कंप्लीट। अब क्या होना चाहिए, अब जैसे कि हम चित्र में देख रहे हैं, यहाँ से करंट आई जा रहा है, R1 से गुजरेगा। R1 का मान देखो 332 है, इसका 224 और इसका 680। तो अगर इसका मान R1 का, तो अब इन तीनों को देख के तुम बता सकते हो किस में सबसे ज़्यादा विभांतर आएगा, किसका विभांतर अलग होगा, या तीनों का एक होगा या अलग होगा, और अगर अलग होगा किसका ज़्यादा होगा। तो ध्यान से देखो, इन तीनों का मान अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है तीनों का विभांतर भी अलग अलग होगा, क्योंकि करंट को बाधा इसमें जितना मिलेगा 332 में, इसमें उतना नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मिलेगा, इसका 680 ओम है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा प्रतिरोध मिलेगा उसमें विभव का अंतर सबसे ज़्यादा होगा। तो इसलिए इस वाले का विभांतर तुम देखोगे अभी कि ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा। चल देखते हैं, अब इसको यहाँ सेट करते हैं, इसको वोल्टेज पे ले जाते हैं। देखो सबसे पहले वाले का 332 का विभांतर हम लोग देखते हैं। 332 का विभांतर कितना रहा, देखो 2.21 लिख लेते हैं। इसका विभांतर V1 2.21 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं R2 जो है 224 का, इसका विभांतर देखो 1.48 वोल्ट। 1.48 वोल्ट लिख लेते हैं, V2 1.48 वोल्ट। ठीक है, अब देखते हैं R3 का, इसका विभांतर देखते हैं, इसका विभांतर देखो कितना आ रहा है 4.52 V3 हो रहा है 4.52 वोल्ट। ठीक, देखा तुमने। और अब बैटरी का वोल्टेज देख लेते हो, बैटरी का वोल्टेज हम देख लेते हैं एक बार कि बैटरी में कितना वोल्टेज है। बैटरी का वोल्टेज देखो, बैटरी का वोल्टेज आ रहा है 8.20। ये जो बैटरी है इसका वोल्टेज आ रहा है 8.20 वोल्ट। ठीक, अब ध्यान दो, अब सर्किट को हटा देते हैं, अब चीज़ पे ध्यान दो। देखो ये जो बैटरी है, ठीक, ये क्या है V, इसका वोल्टेज क्या है V है। ठीक, जो हमने देखा कितना आ रहा है 8.20। ये वोल्टेज क्या हो, देखो 3 भागों में बटा है, यही वोल्टेज बटा है V1 में, यही वोल्टेज बटा है V2 में, और यही वोल्टेज बटा है V3 में। यानी V किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होना चाहिए। ठीक, करके देख लो, V1 का मान तुम्हारा आया 2.21, V2 का मान तुम्हारा आया 1.48, और इसका मान V3 का मान आया 4.52। करके देखो, 2.21 प्लस 1.48 प्लस 4.52। ठीक, इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, देखो 8.21 आ रहा है। क्या आ रहा है 8.21 वोल्ट, और हमारा कितना था ये देखो 8.20। ये 0.01 का अंतर आता रहता है। V कितना था 8.20, और हमारा अभी कितना रहा है 8.20 के आसपास ही आ रहा है। ठीक, अप्रॉक्स इतना ही आ रहा है। तो ये तो सिद्ध हुआ कि ये वोल्टेज जो है, जब श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ते हैं तो वोल्टेज जो है हर रेजिस्टेंस में बढ़ता है, लेकिन सब वोल्टेज का योगफल कुल वोल्टेज जो था, मेन जो V था उसी के बराबर होगा। तो हमारा मेन बैटरी का वोल्टेज था 8.20, और इन तीनों रेजिस्टेंस के विभांतर जो पड़ रहा है उन तीनों को जब हमने जोड़ा तो ये मिला। तो ये जो सूत्र जो हमने लिखा V = V1 + V2 + V3,
तो बच्चों हमने ये सिद्ध कर लिया कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है, यानी श्रेणी क्रम में विभांतर बढ़ता है। हर प्रतिरोध में विभांतर अलग अलग पड़ेगा। अगर ये तीनों एक ही प्रतिरोध होते, तीनों का मान बराबर होता, तो तीनों के विभांतर का मान भी बराबर होता। लेकिन अगर विभांतर का मान अलग अलग, प्रतिरोध का मान अलग अलग है, तो विभांतर पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा उसका मान भी अलग अलग होगा। और ये भी हमने देखा कि जिस प्रतिरोध का मान सबसे ज़्यादा होगा उसके अक्रॉस जो विभांतर होगा वो उसका मान भी सबसे ज़्यादा होगा। यानी यहाँ जो विभव का अंतर होगा, पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा, उसका मान सबसे ज़्यादा होगा। और जिसका सबसे कम है, देखो R2 का मान 224 सबसे कम है, उसका विभांतर जो है 1.48 वोल्ट है, जो इन तीनों में सबसे कम है। ठीक, अब देखो इस सूत्र को हम जो देखा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इस सूत्र को हम क्या ओम के नियम के क्या लिख सकते हैं? V इक्वल टू, इस सर्किट में करंट क्या जा रहा है? I करंट इसमें से भी जा रहा है, I करंट R2 में से भी जा रहा है, I करंट R3 में से भी जाना है और R1 से भी जा रहा है, और पूरे सर्किट में I करंट ही जा रहा है, यानी करंट बढ़ नहीं रहा है, करंट सेम ही है। तो ओम के नियम से हमने जाना है V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? IR। तो इस V की जगह हम क्या लिखेंगे? I और कैपिटल R। मान लेते हैं इस सर्किट का, पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस R है, तो वो है R। ठीक, ये जो R1 है इसके अक्रॉस में विभांतर कितना है? V1। तो इस V1 की जगह क्या लिखेंगे? I R1, क्योंकि इसका प्रतिरोध का मान R1 है। करंट तो I है, करंट तो यहाँ पे भी I है, यहाँ पे भी I है, इसमें अंदर भी I है, इसके अंदर भी I है। ठीक, V2 की जगह क्या लिखेंगे? I R2, और V3 की जगह क्या लिखेंगे? I R3। ठीक, अब यहाँ देखो तीनों में कॉमन क्या है? I कॉमन है, I कॉमन ले लो, अंदर क्या रह गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, और ये है I R। देखो ये I कट गया, तो बचा क्या? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये है हमारा श्रेणी क्रम का फॉर्मूला। यानी यहाँ पे तो मैंने तीन जोड़े, यहाँ पे तीन क्या, यहाँ 100, 1000, 2000 जितने भी चाहो, R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 8, जितना भी चाहो लंबा करो। लेकिन उन सबको अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा, इस पूरे सर्किट में जो प्रतिरोध होगा, कुल प्रतिरोध जो होगा वो किसके बराबर होगा? हर प्रतिरोधों के मान को अगर जोड़ दिया जाए, उन जोड़ने यानी योग करने के बाद जो मान होगा वही होगा इस पूरे सर्किट का कुल प्रतिरोध। यानी कुल प्रतिरोध R क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हमारे सवाल में R1 का मान कितना है? R1 का मान देखो है 332 ओम, R2 का मान है 224 ओम और R3 का मान है 680 ओम। अब अगर इन तीनों को जोड़ने से कितना आना चाहिए? देखते हैं, 332 प्लस 224 प्लस 680। ठीक है, कितना आ रहा है? देखो 1236 ओम। कितना आ रहा है? 1236 ओम। अब देखते हैं क्या वाकई में इन तीनों प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने से उसका कुल प्रतिरोध का मान क्या 1236 के आसपास होता है? चलो देखते हैं। रेजिस्टेंस को सेट किया, अब देखो इसका मान कितना आता है। देखो कितना आ रहा है? 1231। ठीक है, क्लियर हुआ? तो हमने ये भी देखा कि प्रैक्टिकल करके भी देखा कि इसी मान के आसपास 1236 है और कितना रहा है? 1232 ओम, जो इसी के मास एकदम आसपास है, अप्रॉक्स है। तो ये हमने प्रूव भी कर लिया कि श्रेणी क्रम में अगर रेजिस्टेंस को जोड़ा जाए तो उनका मान, उनके कुल मान क्या होगा? सिंपल हमें उन्हें प्लस करना है, सिंपल हमें उन्हें एक के बाद एक ऐड करना है, नॉर्मल ऐड करेंगे, वही होगा कुल प्रतिरोध का मान, जो हमारे यहाँ पे 1236 है, जो हमने प्रूफ करके भी देखा 1232, यानी उसके आसपास, एकदम बोला जाए तो आसपास ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमने श्रेणी क्रम के संयोजन देखा। ठीक, क्लियर हुआ बच्चों? इसके बाद हम जानेंगे समानांतर क्रम में क्या होता है।